हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसको पॉइंट वाइज मैंने बताया है। सबसे पहला पॉइंट है रिकॉर्डेड फैक्ट्स, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। रिकॉर्डेड फैक्ट्स का मतलब यहाँ पर है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं वो एविडेंस के ज़रिए लिखे जाते हैं, कुछ प्रूफ होता है, चाहे वो वाउचर्स हो, बिल हो या किसी तरह का कोई रिसीट्स हो, उसी की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्डेड फैक्ट्स को लिखते हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, सेल्स, परचेजेस। ये सारे रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं, क्योंकि इन सब के पीछे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, कोई ना कोई प्रूफ होता है। दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जब हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। कन्वेंशंस का मतलब हिंदी में होता है परंपरा। जैसे हमारे सोसाइटी, हमारे समाज में कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले ज़माने से चली आती हैं, उसको कन्वेंशन बोलते हैं। उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है। जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग की जाती है तो उसमें कुछ कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है। उन कन्वेंशंस को अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं। एक एग्जांपल से इसे समझ में आ जाएगा। ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस आर प्रोवाइडेड वाइल ऑल एक्सपेक्टेड गेन्स आर इग्नोर्ड ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अकाउंटिंग के अंदर कई सारे कन्वेंशन हैं, उसमें एक कन्वेंशन होता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। हिंदी में कहते हैं इसे रूढ़िवादिता। इसका मतलब ये होता है, इस कन्वेंशन के तहत ये करना होता है कि जब भी कभी कोई ट्रांजेक्शंस करें तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कोई लॉस की बात हो रही हो कि एस्टिमेटेड लॉस है या एक्सपेक्टेड लॉस है, तो उस होने वाले लॉस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन अगर कहीं एक्सपेक्टेड गेन्स है तो इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये जो काम है, इस काम को अकाउंटिंग कन्वेंशन कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन की वजह से करते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो भी अकाउंटिंग कन्वेंशंस को रिफ्लेक्ट करता है। तीसरा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंट्स के अंदर कन्वेंशंस के अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल के बेस पर होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखेंगे, एक होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जब भी फिक्स्ड एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में तो हिस्टोरिकल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। ये जो काम होता है इसे कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम लोग करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते हैं। जो कॉस्ट हो चुकी है पास्ट में उसी को कंसिडर करते हैं। जो कॉस्ट हो चुकी है उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कहेंगे। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने वाली भी कुछ बॉडी होती हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किए गए हैं। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये मैंडेटरी होते हैं, इनको मानना बहुत ज़रूरी होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर एंड आर गाइडलाइंस, और ये गाइडलाइन भी होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। जैसे कंपनी की अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू बनाई जाती है। कैश फ्लो अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू बनाया जाता है। तो ऐसे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू ही बनाए जाते हैं और उन स्टैंडर्ड्स को मानना, फॉलो करना ज़रूरी होता है। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को भी फॉलो किया जाता है अकाउंट्स बनाते टाइम। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर असर होता है। जैसे कि डिप्रिसिएशन को निकालने का कई मेथड हो सकता है। दो मेथड तो सभी लोग जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड को ही डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। अब ये जो दो मेथड है, इन दोनों मेथड्स में से कोई एक मेथड को अपनाया जा सकता है और उसी के अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जा सकता है। तो अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसने स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर रखा है, उनकी पॉलिसी ये है कि स्ट्रेट लाइन को अपनाना है, तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड को ही फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो कर रहा है वो इसी मेथड को अपनाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो मेथड है, स्ट्रेट लाइन हो या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये दोनों मेथड अलग अलग डिप्रिसिएशन के अमाउंट को बताएंगे और जिसकी वजह से बुक वैल्यू भी अलग अलग आएगी एसेट्स की। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज जैसी होती है उसी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, या ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज का भी इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर पड़ता है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने का
स्टॉक की वैल्यू निकालने का कई मेथड होते हैं। इसमें एक लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक वेटेड एवरेज होता है और एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होता है। यहाँ पर हमने दो का नाम लिखा हुआ है, फीफो एंड लीफो। तो अगर आप लीफो को फॉलो कर रहे हैं, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसने लीफो को फॉलो कर रखा है, तो वो जब स्टॉक का वैल्यूएशन करेगा तो लीफो को ही अपनाएगा, ये उसकी पॉलिसी है। अगर फीफो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रखा है तो जब भी स्टॉक का वैल्यूएशन होगा वो फीफो को अपनाएगा, फीफो के बेस पर स्टॉक की वैल्यूएशन होगी। लेकिन फीफो हो या लीफो हो, दोनों के केस में जो एंडिंग इन्वेंट्री निकाली जाएगी, स्टॉक की क्लोजिंग वैल्यू, वो वैल्यू डिफरेंट आएगी, सेम वैल्यू नहीं होगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक को या एंडिंग इन्वेंट्री को उसी के हिसाब से दिखाया जाएगा या वही वैल्यू दिखाई जाएगी जिस वैल्यू को उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने दिखाया होगा, फीफो या लीफो के अकॉर्डिंग। अगर फीफो फॉलो कर रही है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, अगर लीफो फॉलो कर रही है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो दो एग्जांपल मैंने आपको बताए, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डिप्रिसिएशन के लिए इनमें चॉइस है, ऑप्शन होता है, उस तरीके से इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी ऑप्शन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो बिजनेस की पॉलिसी क्या है, वो किस मेथड को अपना करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रही है। नेक्स्ट है एस्टिमेट्स। बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि अकाउंट्स बनाते टाइम एस्टिमेट्स करना पड़ता है। एस्टिमेट्स यानी एक अनुमान लगाना पड़ता है, अंदाजा करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब कभी एसेट्स का डिप्रिसिएशन निकालना होता है तो एसेट्स के डिप्रिसिएशन के लिए आपको एसेट्स की कॉस्ट वैल्यू तो मालूम होती है, कॉस्ट तो आप जानते हैं उसकी, लेकिन उसकी लाइफ कितने साल होगी ये एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते, क्योंकि लाइफ फ्यूचर में है और फ्यूचर की चीज आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो क्या करना पड़ेगा आपको उसका एस्टिमेट करना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये मशीन है, ये हो सकता है 10 साल चले, एस्टिमेटेड लाइफ इसकी 10 ईयर्स है, या ये मशीन 15 साल चले या 18 साल चले या 5 साल चले। तो जो भी उसकी लाइफ है उसको आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, और जैसा आप एस्टिमेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका डिप्रिसिएशन की वैल्यू होगी। अगर एस्टिमेशन आपका जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा उतनी ज़्यादा डिप्रिसिएशन की वैल्यू सही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एस्टिमेट्स का असर पड़ता है। अगर ज़्यादा सही एस्टिमेट्स होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा सही इंफॉर्मेशन बताएगा। दूसरी तरीके से एक एग्जांपल और, एस्टिमेटिंग डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स वो डेट्स होते हैं जो डेटर से आपको मिल भी सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, डूब जाने का पैसा खतरा है, लेकिन वो डूब जाने का कितना परसेंट चांस है, या टोटल डेटर्स में से कितने परसेंट ऐसे डेटर्स होंगे जिनसे पैसा नहीं मिल सकता है। तो ये भी एक एस्टिमेट करना पड़ेगा, आपको एक अंदाजा लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते कि इतने डेटर्स जो हैं या इतने अमाउंट का बैड डेट्स हो जाएगा या पैसा डूब जाएगा या इतने लोगों से पैसा नहीं मिलेगा, आप श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते। तो आप एक प्रोविजन करते हैं डाउटफुल डेट्स का, कि डेटर्स का मिसाल के तौर पे 2.5% या 5% या 3%, कुछ भी आप एक एस्टिमेट लगाएंगे प्रीवियस ईयर्स के फिगर को लेकर के, पिछले कुछ एक्सपीरियंस के बेस पर आप ये एक अंदाजा लगाएंगे कि कितना परसेंट डेटर्स से पैसा नहीं मिल सकता है, डाउटफुल डेट हो सकता है, उसी को आप प्रोवाइड करेंगे, प्रोविजन करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको शो करेंगे। सातवां है सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो कितना प्रॉफिट कमा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ एक बार के प्रॉफिट को नहीं कहते हैं, बल्कि वो लगातार कितना कमा रही है, उसके प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी क्या है, उसके प्रॉफिट कमाने की क्षमता क्या है, ये है प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन, यानी उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लोगों को कितना पैसा देना है, लोगों से कितना पैसा लेना है, उसके टेंजिबल एसेट्स कितने हैं, इंटेंजिबल एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है। ये सारी चीज़ें बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलती है। तो ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है, एक जरिया है, एक माध्यम है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मैं इस तरह की और भी वीडियो बनाता रहता हूँ, आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।